अपराधियों की जाति पर सियासत को समझिए। दूसरी खबर आपको बताएंगे, पोखर में कैसे पहुंचे वोटर कार्ड। और तीसरी खबर आपको बताएंगे, राज्यसभा के रण को समझिए। और चौथी खबर होगी, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसके मायने आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले, बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करवा रही है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर एनडीए ने करारा पलटवार किया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं। बिहार में लगातार अपराधियों के एनकाउंटर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सम्राट सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करवा रही है। तेजस्वी ने सीएम सम्राट चौधरी से पूछा, महिलाओं के साथ जघन्य कांड करने वाले अपराधियों का एनकाउंटर कब होगा। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं। इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है, महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर को जाति वाला एंगल देने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। एनडीए नेताओं का कहना है कि आखिर तेजस्वी अपराधियों में जाति क्यों ढूंढ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को अपराधियों की जाति दिख रही है, लेकिन बिहार की जनता को अपराधियों का चरित्र दिख रहा है। सम्राट चौधरी की सरकार में अपराधी सिर्फ अपराधी है, न उनकी जाति देखी जाती है, न उनका कोई वोट बैंक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपराधियों में भी जाति ढूंढ रहे हैं आजकल। अरे अपराधी किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो अपराधी है। नीट छात्रा के बलात्कारी और हत्यारों का एनकाउंटर कब होगा सम्राट चौधरी जी। भाजपा में बैठे देश के सबसे बड़े लुटेरों, जिन्होंने देश में सबसे बड़े बड़े घोटाले किए, उनका एनकाउंटर कब होगा सम्राट चौधरी जी। बिहार में पिछले करीब 1 महीने में 9 एनकाउंटर हो चुके हैं। पुलिस के इस तेवर से अपराधी अब थर थर कांप रहे हैं और अपराध की वारदात को अंजाम देने से पहले कई बार सोच रहे हैं। अपराधियों को पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन तमाम एनकाउंटर को जाति वाली सियासत में बांध दिया है। बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव अपराधियों की जाति क्यों पूछ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपराधियों की जाति को लेकर सवाल उठाए हैं और सरकार पर हमला बोला है। तो ऐसे में अब आपको पूरी खबर समझाते हैं कि अपराधियों की जाति पर आखिर सियासत क्यों हो रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप क्या लगाए हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगाए गए कि जाति विशेष के खिलाफ पुलिसिया अत्याचार बढ़ा हुआ है। सीएम जो है वो विशेष जाति देखकर एनकाउंटर करवा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के आरोप पर एनडीए की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। एनडीए क्या कह रहा है वो भी आपको बताते हैं। तेजस्वी अपराधियों में जाति क्यों ढूंढ रहे हैं, ये सवाल तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा है। अपराधी किसी भी जाति का हो, अपराधी अपराधी होता है, एनडीए की तरफ से पलटवार करते हुए जवाब दिया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत को समझने के लिए अब यह भी समझना जरूरी है कि हाल के दिनों में कब कब एनकाउंटर हुए, किसका एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर आखिर क्यों हुआ। तो आपको तारीख दर तारीख पूरा आंकड़ा बताते हैं। 22 अप्रैल पटना में दिलीप कुमार का हाफ एनकाउंटर किया गया। दिलीप 20 लाख का जेवर लूटकांड का आरोपी है। फिर 26 अप्रैल की तारीख नवादा में पिंटू यादव के पैर में गोली मारी गई। अनिल मिस्त्री हत्याकांड का आरोपी है मिंटू यादव। फिर 29 अप्रैल की तारीख भागलपुर में एनकाउंटर में रामधनी यादव ढेर किया गया। रामधनी सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। फिर 30 अप्रैल की तारीख सिवान में अपराधी छोटू यादव ढेर कर दिया जाता है, जो बीजेपी नेता के भांजे की हत्या मामले में आरोपी है। 3 मई को सिवान में अपराधी सोनू यादव ढेर किया जाता है। बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग का मामला था।
13 मई को बेटा में शूटर विदेशी राय का हाफ एनकाउंटर किया गया। जमीन कारोबारी अंजनी सिंह हत्याकांड का ये आरोपी है। इसके बाद 18 मई की तारीख सिवान में अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली लगी। मैरवा में ज्वेलरी लूटकांड में यह शामिल था। 18 मई की तारीख को ही पटना में अपराधी संदीप उर्फ बादल को घायल किया गया। शिक्षक को गोली मारने का ये आरोपी है। 19 मई की तारीख को पटना में नीतीश कुमार का हाफ एनकाउंटर हुआ। कैश वैन से 27 लाख की लूट मामले में आरोपी है। अब आप पूरी खबर समझिए। बिहार में इस साल औसतन हर महीने 3 बड़े एनकाउंटर दर्ज हुए। इस साल अब तक 4 कुख्यात अपराधी ढेर किए जा चुके हैं। 9 से ज्यादा अपराधियों का हाफ एनकाउंटर अब तक हो गया है। वैशाली में 2 लाख का इनामी प्रिंस, मोतिहारी में कुंदन और प्रियांश का एनकाउंटर हुआ। दर्जनों इनामी नक्सलियों और अपराधियों का आत्मसमर्पण भी हुआ। तब आप खबर समझिए, अपराधियों की जाति पर आखिर सियासत क्यों? तो बिहार की राजनीति में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। जाति के नाम पर वोट और वोट बैंक बनते हैं। वोट बैंक को साधने के लिए जाति की बात की जाती है और हो सकता है कि इसमें भी जाति का एंगल इसीलिए देखा जा रहा हो। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी पर हमले के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभी भी की जा रही है। मंत्री और हम के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने तेजस्वी यादव को अपने समर्थकों को मर्यादा में रखने की नसीहत दी है, जिस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। यही कारण से आपको जनता ने 25 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया है। बिहार के मंत्री और हम के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि बिहार अब बदल चुका है। अब दलित समाज डरने वाला नहीं है। जीतन राम मांझी के किसी सिपाही को डराने धमकाने की कोशिश हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव को अपने समर्थकों को मर्यादा में रहने की नसीहत भी दी है। तेजस्वी यादव जी को भी सलाह देते हैं, यही कारण से आपको जनता ने 25 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया है। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो 5 सीट भी आपको नसीब नहीं हो। तेजस्वी यादव को संतोष सुमन की सीधी चुनौती ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। संतोष कुमार मांझी जी, आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, मर्यादा में रह करके वैसी भाषा इस्तेमाल कीजिए जिससे समाज में एक बेहतर संदेश जाए। अब पूरा मामला समझिए। 17 मई 2026 को गया के बाराचट्टी से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायक ज्योति मांझी के काफिले पर हमला हुआ था। कुछ लोगों ने विधायक और बॉडीगार्ड के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लेकिन बिना नाम लिए संतोष सुमन ने ये बताने की कोशिश की कि इस घटना को एक खास जाति के लोगों ने अंजाम दिया जो आरजेडी समर्थक हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो तेजस्वी यादव को संतोष सुमन ने क्यों नसीहत दी है, उसकी पूरी खबर अब हम आपको समझाते हैं। आप खबर तो समझिए। देखिए, 17 मई 2026 को गया के बाराचट्टी में एक विवाद हुआ था। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक ज्योति मांझी के काफिले पर हमला हुआ था। संतोष सुमन का इशारा है कि हमला करने वाले आरजेडी के समर्थक थे। दलित विधायक के साथ जानबूझकर गाली गलौज और मारपीट की गई और ऐसे में संतोष सुमन की तरफ से तेजस्वी यादव को नसीहत दी गई है कि अपने कार्यकर्ताओं को आप सुधार लीजिए, नहीं तो 5 सीट भी नहीं मिलेगी। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। पूरे देश में घुसपैठियों की पहचान के लिए सरकार एसआईआर करा रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर को लेकर सीएम सम्राट चौधरी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और इसी बीच सीतामढ़ी में एक पोखर से हजारों वोटर आईडी कार्ड बरामद किए गए। जी हां, 1-2 नहीं, हजारों। ये कार्ड एक पोखर में तैरते हुए पाए गए, जिसके बाद से इलाके में सनसनी मच गई है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
पोखर से मिले हजारों वोटर आईडी कार्ड। सुरक्षा में चूक, कौन जिम्मेदार? टेबल पर पड़े ये वोटर आईडी कार्ड कोई साधारण दस्तावेज नहीं, भारत की सुरक्षा में घुसपैठ की निशानी है, जिन्हें देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा। मामला सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के घुरघुरा रामनगर गांव का है। नेपाल सीमा से सटे इस गांव के बच्चे पोखर में घोंघा चुनने गए, पर वहां पानी पर तैरते इन दस्तावेजों को देखकर हैरान रह गए। बच्चों ने फौरन इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कई कार्ड बाहर निकाले और इसकी जानकारी प्रशासन को दे दी। ग्रामीण मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। सोनबरसा ब्लॉक के वीडियो ने पूरे मामले की जांच कर मामले की जड़ तक जाने का भरोसा दिया है, पर पोखर से मिले हजारों वोटर कार्ड की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पोखर में वोटर आईडी कार्ड किसने फेंके? दस्तावेजों की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? सीतामढ़ी से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं और ये तस्वीर क्या समझाती है उसके मायने हम आपको बताते हैं। अब आप पूरी खबर तो समझिए। देखिए, वोटर आईडी कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वोटर कार्ड से ही वोटिंग का अधिकार मिलता है। फर्जी वोट ना पड़े, इसको लेकर एसआईआर कराया जा रहा है, लेकिन सीतामढ़ी में तालाब में हजारों वोटर कार्ड मिले हैं। अब आप सवालों के जरिए इस खबर को समझिए। पोखर में कैसे पहुंचे हजारों वोटर कार्ड? सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि पोखर में वोटर आईडी कार्ड किसने फेंके। सवाल ये भी, दस्तावेजों की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? और सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्योंकि एकाएक पोखर में इतने सारे वोटर आईडी कार्ड कहां से आ गए? बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। झारखंड में जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी रण सजता हुआ दिख रहा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने अंतरात्मा की आवाज पर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत का दावा कर सियासी माहौल गरमा दिया है। अब इधर कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू ने खेला की आशंका जता दी है, जिस पर जेएमएम और बीजेपी की ओर से पलटवार भी किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अंतरात्मा की आवाज सुन करके झारखंड में अगले महीने यानी जून में होने वाले राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है। सीटों के आंकड़े से देखें तो एक सीट के लिए 28 वोट चाहिए। एनडीए के पास 23 वोट है, लेकिन सियासत गर्मा गई बाबूलाल मरांडी के बयान से, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी और उसकी जीत भी होगी। अंतरात्मा की आवाज सुन करके और फिर मोदी जी को लोग साथ देंगे। तो वो अंतरात्मा की आवाज कौन सुनेगा सर? जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, कौन आएगा? तो कोई भी सुनेगा, उसमें क्या? वोट मतदान तो गुप्त होता है। बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया तो जेएमएम ने उस पर पलटवार करने में देरी नहीं की। कितने बड़े बड़े थैली का आदान प्रदान की योजना है, क्योंकि बाबूलाल जी सब स्टेज से गुजरे हुए हैं, अनुभव उनको काफी है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के रण पर गौर करें तो यहाँ चुनाव के हॉर्स ट्रेडिंग की काली छाया हमेशा मंडराती रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू ने बड़े उद्योगपति के साथ सीएम और बीजेपी की डील होने पर इशारा करते हुए खेला होने की भी आशंका जताई। बीजेपी के पास 21 आंकड़े, 21 विधायक हैं और 21 के बाद वो किस तरह से सोच सकता है कि वो एक सीट राज्यसभा का उसको मिल जाएगा? असंभव है। पर इसके बाद भी ये चर्चा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बातें हैं। वहीं जेएमएम ने बलमुचू के बयान पर इशारे में नाराजगी भी जता दी। सांगठनिक जिम्मेवारी यदि किसी पर है तो उसी को बात करने से शोभा देता है, अन्यथा राजनीतिक वाचालता तो सबको करना आता है, तो उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। तो झारखंड में राज्यसभा के रण को अब आपको समझाते हैं, क्योंकि झारखंड में राज्यसभा के चुनाव होने हैं
और अब जो दावे किए जा रहे हैं उस पर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। देखिए, झारखंड में राज्यसभा के रण को अब आप समझिए तो झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें एक सीट के लिए वोटों की संख्या की अगर बात करें तो एक सीट जीतने के लिए 28 वोट चाहिए, मतलब 28 विधायकों का समर्थन चाहिए। झारखंड विधानसभा में अगर दलगत स्थिति समझें, यानी किस पार्टी के पास, किस गठबंधन के पास कितने वोट हैं, तो आपको बता दें सत्ता पक्ष के पास 56 वोट है, जिसमें जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और सीपीआईएमएल के 2 विधायक हैं और ये इनकी संख्या है। जबकि विपक्ष की अगर बात करें, यानी बीजेपी गठबंधन के पास 24 वोट है। इसमें बीजेपी का 21, आजसू का 1, जेडीयू का 1 और एलजेपी-आरवी के पास 1 सीट है, जबकि जेएलकेएम भी 1 सीट जेएलकेएम के पास है। तो झारखंड राज्यसभा चुनाव के रण को आप समझिए, एक सीट के लिए वोट चाहिए 28 और एनडीए के पास कितने हैं? 24। अब बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं? तो बाबूलाल मरांडी का यह दावा है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में उतारेगी। अब बीजेपी उम्मीदवार की जीत भी होगी, यह भी दावा कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी को वोट मिलेगा और बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाएगा। तो बाबूलाल मरांडी ने अंतरात्मा की बात कही तो कांग्रेस ने खेला की आशंका जता दी है, जिसमें प्रदीप बलमुचू की तरफ से यह बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगपति के साथ सीएम और बीजेपी की डील हुई है। तो झारखंड में राज्यसभा के रण को आप समझिए, जून में चुनाव से पहले बिसात बीत चुकी है। हॉर्स ट्रेडिंग के क्या फिर बादल छाएंगे, ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि खेला की बात भी यहां कही जा रही है। सवाल ये भी किसे मिलेगा मौका और कौन मारेगा चौका, हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की कर लेते हैं। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और सख्त आदेश दिया है। सुप्रीम अदालत ने साफ कहा कि लोगों की जान की सुरक्षा सबसे ऊपर है। पिछला आदेश बरकरार रखते हुए स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि खतरनाक और गंभीर रूप से बीमार कुत्तों को डेथ इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी को लेकर नवंबर 2025 में दिए गए अपने निर्देशों को वापस लेने की मांग वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और खेल परिसरों जैसे क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए थे। अब कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर अधिकारी कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह काम करने वाला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। जहां आबादी ज्यादा हो वहां ऐसे सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए। एंटी रेबीज दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं को हटाने के लिए NHAI को भी ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम अदालत ने साफ कहा है कि लोगों की जान की सुरक्षा सबसे ऊपर है। अगर कोई आवारा कुत्ता रेबीज से संक्रमित, बेहद बीमार या खतरनाक है तो कानून के तहत उसे इंजेक्शन देकर मारा भी जा सकता है। कोर्ट के ताजा रुख ने साफ कर दिया है कि लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आदेश के मायने क्या हैं, ये सब कुछ आपको समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम आदेश को अब आप समझिए। देखिए, आवारा कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। वो बड़ी बातें क्या हैं, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हर जिले में पूरी तरह काम करने वाला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। जहां आबादी ज्यादा हो, मतलब जिस इलाके में कुत्तों की आबादी ज्यादा हो, वहां ऐसे सेंटरों की संख्या और ज्यादा बढ़ाई जाए। एंटी रेबीज दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आवारा पशुओं को हटाने के लिए NHAI भी ठोस कदम उठाए।
लोगों की सुरक्षा जरूरी, खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। अब आवारा कुत्तों के मामले में कब कब क्या हुआ है, जल्दी से आपको टाइमलाइन समझा देते हैं। 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज से होने वाली मौतों पर खुद संज्ञान लिया था, जिसके बाद 11 अगस्त 2025 की तारीख यानी कि 8 हफ्ते में दिल्ली एनसीआर के रिहायशी इलाकों से शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया गया था। फिर 13 अगस्त 2025 की तारीख को फैसले का विरोध होना शुरू हो गया। CJI BR गवई ने फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच को केस सौंप दिया। इसके बाद 22 अगस्त 2025 की तारीख आती है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पकड़े गए कुत्ते नसबंदी करके छोड़े जाएंगे। फिर 3 नवंबर 2025 की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया, कोर्ट नहीं पहुंचा। 13 जनवरी 2026 को कुत्तों के बुजुर्गों, बच्चों को काटने के मामले में राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलाएंगे, ये बात कही गई। 29 जनवरी 2026 को किसी को चोट या मौत होती है तो नगर निकाय के साथ डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। इसके बाद 19 मई 2026 को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की सुरक्षा जरूरी है, खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। इसी के